नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रैक्टिस सेट हल करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आचार्य शुक्ल ने एडविन अर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से किस भाषा में अनुवाद किया है? देखिए, शुक्ल जी ने लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद बुद्ध चरित नाम से किया है। किससे किया है? बुद्ध चरित, लाइट ऑफ एशिया का। ये कई बार पूछा गया है। लाइट ऑफ एशिया का किस नाम से अनुवाद किया गया है? तो ये आपका हुआ है बुद्ध चरित। और किसने किया है? शुक्ल जी ने। और यहाँ पे पूछ रहा है किस भाषा में हुआ है। तो देखते हैं ऑप्शन, खड़ी बोली में, अवधी में, ब्रजभाषा में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा ब्रजभाषा में। इन्होंने इसका अनुवाद ब्रजभाषा में किया है। अगला देखेंगे, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? मुंबई, बनारस, दिल्ली, जयपुर। तो हंस पत्रिका का प्रकाशन आपका हुआ है बनारस से। कहाँ से हुआ है? बनारस से। और ये इसका प्रकाशन हुआ है 1930 में। और किसने किया है? प्रेमचंद जी ने। मुंशी प्रेमचंद जी ने इसका प्रकाशन किया है 1930 में बनारस से। अगला देखेंगे प्रश्न, पद्मावत में कुल सर्गों की संख्या कितनी है? पद्मावत एक महाकाव्य है और जायसी कृत है। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है ये महाकाव्य। इसकी भाषा है आपकी अवधी। अवधी भाषा है। कई बार पूछा गया है पद्मावत की भाषा क्या है, तो अवधी में है। और किसने लिखा है? जायसी ने। इसमें पूछा है सर्गों की संख्या। सर्ग या अध्याय या खंड एक ही बात होती है। तो यहाँ पे हमें बताना है 57 है, 56 है, 55 है या 54 है। तो इसके सर्ग हैं 57। 57 खंडों में विभक्त है, ये विभाजन है इसका। जायसीकृत पद्मावत। अगला देखेंगे, ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही ना अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो जानिए। यह किस कवि की उक्ति है? ये लाइन है, कई बार परीक्षाओं में आई है। तो ये किसने बोली है? यहाँ पे हमें बताना है भारतेंद्र जी, भिखारी दास, देव, पद्मावत। यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भिखारी दास। भिखारी दास की रचना, ये लाइन है, ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही ना अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो जानिए। किसकी है? भिखारी दास जी की। अगला देखेंगे प्रश्न, बोलगा से गंगा। बोलगा से गंगा विधा की दृष्टि से क्या है? बोलगा से गंगा विधा की दृष्टि से क्या है? तो बोलगा से गंगा आपकी राहुल सांकृत्यायन, राहुल जी की है। किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की है। और ये हमें बताना है किस विधा में है। नाटक है, कथा है, निबंध है, यात्रा संस्मरण है। तो ये आपका है कथा। कथा है राहुल जी की, कथा में है। अगला देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? सूरकृत भ्रमर गीत को, सूर सागर को, सूर सारावली को, साहित्य लहरी को। ये देखिए, सूरदास जी की ही रचनाएं हैं ये। तो यहाँ पे पूछा गया है शुक्ल जी ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? ध्वनि काव्य सूरकृत भ्रमर गीत को शुक्ल जी ने माना है। सूरकृत भ्रमर गीत को, जिसमें उद्धव गोपी संवाद है, भ्रमर गीत, शुक्ल जी ने इसको क्या माना है? ध्वनि काव्य। अगला प्रश्न देखेंगे, झोंपड़ी से राजभवन तक। झोंपड़ी से राजभवन तक ये रचना है। पूछा जा रहा है किसकी है? झोंपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन हैं? नेमिल राय, माता प्रसाद,
कंबल भारती, सूरजपाल चौहान। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे रचना है माता प्रसाद जी की। ये किसकी है? माता प्रसाद। झोंपड़ी से राजभवन तक, ये किसकी है? माता प्रसाद। अगला देखेंगे, राजभाषा नियम 1976 कुल कितने नियम हैं? राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियमों का वर्णन है? 10, 11, 12, 13। देखिए बहुत ही साधारण सा प्रश्न है ये, लेकिन अगर हमें इसका उत्तर नहीं पता होगा तो यही प्रश्न परीक्षा के समय बहुत ही पहाड़ के समान बन जाता है। अगर हमें नहीं आएगा तो हम यही इसमें ही रहेंगे, 11 है, 12 है, 13 क्या है, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे नियमों का वर्णन है 12। कितने नियम बताए गए हैं? 12। अगला देखेंगे, साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा गया है? साक्षात रस मूर्ति किसको कहा गया है? ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, घनानंद, रसखान। तो साक्षात रस मूर्ति कहा गया है घनानंद जी को। घनानंद जी को कहा गया है। यहाँ पे हमें लग रहा है सूरदास होगा, लेकिन सूरदास यहाँ पे नहीं होगा। बहुत से बच्चे सूरदास भी कर देंगे, क्योंकि सूरदास जी कहा गया है बात्सल रस के सम्राट हैं। क्या कहा गया है इनको? बात्सल रस के सम्राट। यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा, घनानंद जी साक्षात रस मूर्ति के कवि हैं। अगला देखेंगे प्रश्न, कामायनी के आनंदवाद का दार्शनिक आधार क्या है? कामायनी के आनंदवाद का दार्शनिक आधार क्या है? अद्वैतवाद, सेवागम, रहस्यवाद या विशिष्टाद्वैत? तो देखिए कामायनी पहले तो एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। और ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इसमें 15 सर्गों, इसमें सर्ग कितने हैं? 15 सर्ग हैं। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है आनंदवाद का दार्शनिक आधार क्या है? कामायनी के आनंदवाद का दार्शनिक आधार क्या है? तो सेवागम या शैव मत होगा। शैव मत। जयशंकर प्रसाद जी शैव मत से प्रभावित थे, तो इसमें आनंदवाद का शैव मत से संबंध है। अगला देखेंगे, राघव चेतन का संबंध किससे है? राम कथा से, कृष्ण कथा से, संत काव्य से, पद्मावत से? तो देखिए पद्मावत एक जायसीकृत महाकाव्य है, पद्मावत। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राघव चेतन किससे संबंधित है? पद्मावत से। पद्मावत राघव चेतन संबंधित है। अगला देखेंगे, बिहारी सस्सई की प्रसिद्ध का प्रमुख कारण है। बिहारी सस्सई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है। बिहारी सस्सई किसकी रचना है? बिहारी जी की। बिहारी जी की रचना है। इन्होंने मात्र एक ही रचना लिखी है इन्होंने, बिहारी जी ने, बिहारी सस्सई। और इसमें लगभग 719 दोहे हैं। दोहों पे आधारित रचना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या है? कल्पना की समाहार शक्ति, नायिका भेद वर्णन, प्रतीकों का नपातुला प्रयोग, पिंगल वर्णन। तो यहाँ पे देखिए बिहारी सस्सई का प्रसिद्धि का प्रमुख कारण तो आपका हो जाएगा कल्पना की समाहार शक्ति। इसी के लिए बिहारी जी लोग प्रसिद्ध हो गए, एक ही रचना करके, कल्पना की समाहार शक्ति। इनके दोहों में एक लाइन बोली जाती है कि देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर। बिहारी जी के दोहे देखने में छोटे लगते हैं लेकिन घाव गंभीर करते हैं, यानी कि उनकी कल्पना शक्ति अत्यंत ही महान है। अगला देखेंगे, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्न में से कौन था? बिहारी, बोधा, मतराम, ठाकुर। तो बूंदी नरेश
भाव सिंह का आश्रित कवि यहाँ पे होगा मतराम, मतराम जी थे। और बिहारी किसके थे? जय सिंह, जय सिंह, ये जयपुर के राजा थे, महाराज जय सिंह। और बोधा, बोधा थे आपके पन्ना नरेश, पन्ना नरेश खेत सिंह, खेत सिंह, ये खेत सिंह के आश्रित कवि थे, खेत सिंह। और ठाकुर आपके थे केसरी सिंह, केसरी सिंह, ये जैतपुर के राजा थे। कहाँ के थे? जैतपुर के। तो हमने यहाँ पे चारों कवियों का जान लिया कि कौन किसके आश्रित थे। तो यहाँ पे ऑप्शन में, यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ऑप्शन के हिसाब से मतराम। अगला देखेंगे, कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था। तो कामता प्रसाद गुरु का यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे इन्होंने व्याकरण ग्रंथ लिखा था जो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा काशी से प्रकाशित हुआ था। तो हमें यहाँ पे बस यही बताना है कि उनके ग्रंथ का नाम क्या है। हिंदी का सरल व्याकरण, हिंदी का प्रामाणिक व्याकरण, यहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा हिंदी का व्याकरण, हिंदी का व्याकरण। अगला देखेंगे, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि हिंदी की लिपि है। किसकी है? हिंदी की, हिंदी की लिपि है देवनागरी। इसका विकास किस लिपि से हुआ है? खरोष्टी लिपि से, कुटिल लिपि से, ब्राह्मी लिपि से या गुप्त लिपि से? इसका विकास हुआ है आपकी ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। अगला देखेंगे, सुनीत कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा है? ऑप्शन देखेंगे, उदीच, प्रतीच, प्राच्य, दाक्षिणायत। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा प्राच्य। इन्होंने पूर्वी हिंदी को किस में रखा है? प्राच्य में। अगला देखेंगे, सर्वनाम का रूपांतर किस कारण से नहीं होता? सर्वनाम का रूपांतर किस कारण से नहीं होता, यानी कि सर्वनाम में हम चेंजिंग किस कारण से नहीं कर सकते? वचन से, लिंग से, पुरुष से, कारक से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा बी, लिंग के द्वारा हम इसको परिवर्तित नहीं कर सकते। बाकी इन तीनों के माध्यम से हम सर्वनाम को परिवर्तित कर सकते हैं। अगला देखेंगे, हिंदी के सर्वनाम में कारकों के कितने भेद हैं? देखिए प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछा है। हिंदी के सर्वनाम में कारक के कितने भेद हैं? 8, 9, 7, 6। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका 8, 8 कारक बताए गए हैं। अगला देखेंगे, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? जयसुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण जो लिखा था वो लिखा था आपका जयसुआ केटलर ने। कई बार आया है ये परीक्षा में, जयसुआ केटलर, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा है इन्होंने। अगला है, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का स्वरूप कैसा था? हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का स्वरूप कैसा था? मासिक, पाक्षिक, दैनिक, साप्ताहिक। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो था उसका स्वरूप था साप्ताहिक। कैसा था? साप्ताहिक। और इसका नाम क्या था? उद्दंत मार्तंड, उद्दंत मार्तंड। और इसका प्रकाशन हुआ कब था? 1826 में। और किसने किया था? जुगल किशोर, जुगल किशोर, जुगल किशोर जी ने किया था।
तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारी अगली वीडियो के साथ और नई वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।